यॉन हो एक इरिटेटेड ड्रामेटिक साय लेता है और पूरे स्क्वायर में जोर से अनाउंस करता है कि ये एक ऑफिशियल सेक्रेड वेंचर है जो मार्शल अलायंस ऑफ जस्टिस द्वारा ऑथराइज्ड है। फिर वो गुस्से में प्रीस्ट की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछता है, तुम होते कौन हो हमारे काम में दखल देने वाले? और सबके सामने उस वेनरेबल मास्टर को बिग नोज टाओइस्ट कह देता है। सॉन्ग उसे घूरता रह जाता है। अंदर ही अंदर वो अनईजी हो जाता है क्योंकि उसे योन हो से जरा भी प्रेजेंस फील नहीं हो रही। वो सोचता है ये लड़का आखिर है कौन, ऊपर से उसका चेहरा, इतनी गुस्सैल एक्सप्रेशन उसने कभी नहीं देखा। योन हो फिर पास खड़े सोल्जर्स को बोलता है कि टेंशन छोड़ो और सामान ले आओ। सोल्जर्स तुरंत एक रिक्लाइनिंग चेयर और गर्म कंबल ले आते हैं। योन हो आराम से राजा की तरह बैठ जाता है और बोलता है कि खड़े होकर बात करना बहुत टायरिंग है। मजाक में वो टाओइस्ट मास्टर को भी लेटने का ऑफर देता है। सॉन्ग मैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो पूछता है, क्या तुम सच में मास्टर हो? और अक्यूज करता है कि तुम लोग सॉर्ड एम्परर की फेक टेक्निक्स बेचकर लोगों को धोखा दे रहे हो। यॉन हो उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या आप अभी अभी मेडिटेशन से निकले हैं? फिर हंसकर कहता है कि पूरी दुनिया जानती है ये टेक्निक 9 से आई है, बस आप ही हैं जो पीछे रह गए हो। भीड़ में हलचल शुरू हो जाती है। यॉन हो साफ बोलता है, अगर ये फेक होता तो क्या मैं इसे यहां खुले में बेचता? सॉन्ग थोड़ा सोचता है और मानता है कि बात में दम है। यॉन हो मैनुअल निकालता है और कहता है, खुद देख लो, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन। सॉन्ग लाइटनिंग स्पीड में मैनुअल पकड़ लेता है और पढ़ने लगता है। एक पेज पर रुकते ही उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। मैनुअल चमकने लगता है और उसे महसूस होता है कि यही वो क्लू है जो उसकी प्रोग्रेस रोक रहा था। वो और पढ़ना चाहता है, लेकिन उसी वक्त यॉन हो मैनुअल छीन लेता है और कहता है, बस इतना ही काफ़ी है, फ्री में नहीं मिलेगा। सॉन्ग तुरंत पूछता है, प्राइस क्या है? यॉन हो कहता है, इंडिविजुअल डील अलग होती है। फिर धीरे से उसके कान में बोलता है, शाओलिन सेक्ट ने इसे 300 गोल्ड में खरीदा है। सॉन्ग हक्का बक्का रह जाता है। यॉन हो और भी शौक देता है, उन्होंने कैश भी नहीं दिया, उधार लिया है। अब सॉन्ग पैनिक में आ जाता है। अगर शाओलिन और माउंट हुआ जैसे सेक्ट इसे ले रहे हैं तो वूडोंग कैसे पीछे रह सकता है? वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो जाता है। यॉन हो समझाता है, मैनुअल नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉपी करने दिया जाएगा। कुछ देर बाद सीन बदल जाता है। एक प्रेस्टीजियस वूडोंग एल्डर घुटनों पर बैठकर पागलों की तरह मैनुअल कॉपी कर रहा होता है। भीड़ ये देखकर चौंक जाती है और धीरे धीरे सब लोग भी पैसे देकर कॉपी करने लगते हैं। यॉन हो आराम से बैठकर खुद मैनुअल पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है ये असली सॉर्ड एम्परर मैनुअल जितना पावरफुल नहीं है, और उसमें एक स्ट्रेंज मैलिस भी महसूस होती है। वो सोचता है उसका मास्टर कितना पावरफुल रहा होगा। क्या वो सॉर्ड एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर था? अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी सहन दौड़ जाती है, जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। लेकिन वो फीलिंग जल्द ही खत्म हो जाती है और वो फिर से आराम से बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है उसकी फैमिली पर। वो लोग कैरेज से उतरते हैं। उसका भाई पूछता है, यॉन हो कहाँ है? जवाब मिलता है, वो अब तक लोयांग पहुंच गया होगा। उसका भाई कहता है कि हमें सीधे वहीं जाना चाहिए, और पिता भी मान जाते हैं। उसकी मां वार्निंग देती है, अगर इस बार यॉन हो नहीं मिला तो सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिता अपने बेटे को समझाते हैं, शादी के बाद मार्शल टूर्नामेंट से दूर रहना, घर की शांति सबसे जरूरी होती है। तभी बेगर्स यूनियन का लीडर जानकारी देता है कि यॉन हो शिनयोंग ब्रांच से गुजरते वक्त एक लड़की के साथ था। ये सुनते ही जीन यान गुस्से में आदमी का कंधा पकड़ लेती है और पूछती है, क्या सच में वो किसी और लड़की के साथ था? वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, लेकिन जीन यान बिल्कुल नहीं रुकती। वो कहती है कि अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ तो बहुत लोग इंजर्ड होंगे। इसलिए वो इंसिस्ट करती है कि एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, और अनाउंस करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। यॉनहो के भाई और पिता थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ शांत रहकर कहती है कि अगर उनकी ये इच्छा है तो वो उसे रोकेगी नहीं। कैरेज में सफ़र जारी रहता है। भाई धीरे से कहता है, मैं उसे पकड़ने आ रहा हूँ। माँ अपने मन में सोचती है, थोड़ी हैरान लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी, कि यॉनहो फिर किसी लड़की के साथ था। उधर पिता गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि वो लड़का कहीं आराम कर रहा होगा और कभी नहीं बदलेगा। सीन वापस यॉनहो पर शिफ्ट होता है। वो आराम से बैठा है, अपनी उंगली से कान साफ करते हुए पूछता है कि इंस्ट्रक्टर बनने वाली बात सच में क्या है। वो स्ट्रैटेजिस्ट हियन के साथ चाय पी रहा होता है, जो कंफर्म करता है कि प्लान बिल्कुल सच है। यॉनहो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या ये बुढ़ा पागल हो गया है? एक लेजी आदमी जैसे उससे कैसे टीचिंग के लिए बोला जा सकता है?
वो सीधा मना कर देता है, कहता है वो बहुत छोटा है और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत लेजी है इस काम के लिए। हियन कामली जवाब देता है कि एज लर्निंग के लिए कोई बैरियर नहीं होती, और वो उल्टा सवाल करता है, अगर तुम इतने लेजी हो तो तुमने इतनी पावरफुल मार्शल स्ट्रेंथ कैसे हासिल की। यॉनहो को अपना पास्ट याद आता है, उसका मास्टर जो हमेशा चिल्लाता था, उठ, डॉज कर, और जरा सी गलती पर मौत की धमकी देता था। वो कहता है कि वो सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे। हियन तुरंत उस बात को पकड़ लेता है और कहता है, इसीलिए तो हम चाहते हैं तुम दूसरों को भी वो सिखाओ। यॉनहो वॉर्न करता है कि बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन हियन अपनी बात पर टिका रहता है। जब यॉनहो कहता है कि वो मना कर सकता है क्योंकि ये बहुत काम है, तब हियन मुस्कुराकर कहता है कि वो फोर्स नहीं करेगा, लेकिन एक बात याद दिलाता है, गेट पर जो तुम्हारा मैनुअल बेचने का काम चल रहा है उसकी कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। वो कहता है कि अब तक उसने अपनी अथॉरिटी से यॉनहो को बचाया है, लेकिन वो भी इंसान है, कभी भी अपना डिसीजन बदल सकता है। यॉनहो अंदर ही अंदर गाली देता है। वो समझ जाता है कि उसका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो हियन के कंट्रोल में भी नहीं रहना चाहता। आखिर में वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। हियन थोड़ा सरप्राइज होता है। यॉनहो कहता है, ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी हो, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और हर स्टूडेंट से 1 गोल्ड फी ली जाएगी। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि इतनी क्रेजी कंडीशन कोई नहीं मानेगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब। हियन मुस्कुराकर कहता है, ये तो आसान है। यॉनहो अपना सिर टेबल पर पटक देता है, उसे लगता है वो फंस गया। हियन हंस रहा होता है और यॉनहो अपनी बदकिस्मती पर रोता है। अभी रेस्ट भी नहीं किया और फिर से काम में फंस गया। फिर वो डिसाइड करता है अगर काम करना ही है तो ऐसा केओस क्रिएट करेगा कि उसे निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ हियन सोच रहा होता है कि वो लड़के के टैलेंट का पूरा फायदा उठाएगा, और यहीं से शुरू होती है उन दोनों के बीच एक बड़ी तकरार। एक का प्लान केओस का, दूसरे का प्लान कंट्रोल का। सीन शिफ्ट होता है मार्शल अलायंस के लीडर सेमा चांस पर। वो मुजैन से पूछता है, क्या जो सुना है वो सब सच है? मुजैन हाँ में जवाब देता है। चांस शॉक हो जाता है, इतनी छोटी एज में इतनी पावर। मुजैन कहता है ये सच है। चांस पूछता है, क्या वो लड़का कोई अननोन मार्शल आर्ट यूज करता है जिसका लेवल एस्टिमेट भी नहीं हो सकता? मुजैन मानता है, हाँ यही सच है। चांस पूछता है, क्या तुमने उससे फाइट की? मुजैन कहता है हाँ। चांस फिर पूछता है, तुम जैसे लेवल का इंसान भी उसकी लिमिट नहीं समझ पाया? मुजैन फिर हाँ बोलता है। वो बताता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े स्वॉर्ड्समैन से लड़ाई की है, इवन इमॉर्टल स्वॉर्ड एल्डर से भी, लेकिन कभी इतना बड़ा गैप फील नहीं हुआ जितना उस लड़के के सामने हुआ। उसके लिए यॉनहो एक जाइंट जैसा था और वो खुद एक छोटा इंसान। ये सुनकर चांस का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये लड़का इमॉर्टल स्वॉर्ड से भी ऊपर है? वो मजाक में सोचता है, क्या इसने पूरा सेलेस्टियल जिनसेंग का खेत खा लिया है? अचानक वो खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। मुजैन के सामने वो अपनी इमेंस पावर रिलीज करता है। अंदर ही अंदर वो हिल चुका होता है, कैसे इतनी छोटी एज में इतना बड़ा टैलेंट आ सकता है। फिर वो मुजैन की तरफ देखकर पूछता है, अगर वो लड़का मुझसे लड़े तो क्या होगा? और उसका दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है।